नमस्कार, डीजियाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविदाम के। आज हमारी चर्चा शिवराज सरकार के फैसले को लेकर होगी। जी हां, ट्रेड लाइसेंस को लेकर शिवराज सरकार का जो फैसला है वो जिसके नए नियम थे वो स्थगित कर दिए गए हैं। जी हां, एक बार फिर से आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेड लाइसेंस के नए नियम को स्थगित कर दिया। व्यापारियों की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। गौरतलब है कि ट्रेड लाइसेंस के जो नए नियम थे इसको लेकर इंदौर में ज्यादा विरोध था। ये क्या कुछ था, ट्रेड लाइसेंस में क्या कुछ नए नियम जोड़े गए थे और इन्हें स्थगित क्यों किया गया, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वाविकर और उनके साथ ही जुड़ चुके हैं अहिल्या चैम्बर के संयोजक नीतीश जी गुप्ता। तो राहुल जी, हम जानना चाहेंगे कि शिवराज सरकार का ये कौन सा फैसला था ट्रेड लाइसेंस को लेकर, इसमें क्या कुछ नए नियम थे जिन्हें बदलना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, और ये किन मायनों में सही है? जी बिल्कुल रवि, काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है ये शिवराज सरकार का। और जिस तरह से इसे लेकर लगातार पूरे प्रदेश भर के व्यापारी वर्ग ने जिस तरह से नाराज़गी जताई थी और इसका विरोध किया जा रहा था, उसके चलते सरकार पर भी एक ये दबाव था कि ये जो डिसीज़न है इसको रोल बैक किया जाए। और सरकार ने फिलहाल यानी ये कहें कि फौरी तौर पर इस डिसीज़न को, इस ट्रेड लाइसेंस का जो नियम था उसको रोल बैक किया है। व्यापारी वर्ग इससे काफ़ी राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि यदि अगर ये ट्रेड लाइसेंस वाला जो नियम अगर ये लागू हो जाता तो व्यापारी वर्ग पे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक भार पड़ता और उसके चलते ही उसका जो सीधा सीधा असर है वो पूरे व्यापार जगत पर पड़ता। यही कारण था कि पूरे व्यापारिक जगत ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के व्यापारी वर्ग इसके विरोध में खड़ा हुआ था। और ख़ास तौर से इसको ये कहें कि इसको लीड किया था वो इंदौर के व्यापारी वर्ग ने किया था। जो तमाम व्यापारिक संगठन हैं वो लामबंद हुए थे और उन्होंने लगातार इसको लेकर कई सारी मुलाकात जनप्रतिनिधियों के साथ में की। इंदौर के मेयर से कई मौक़ों पर मुलाकात की। सांसद शंकर ललवानी और जो मेयर हैं पुष्यमित्र भार्गव, उनके जरिए बाकायदा शासन के साथ में एक पत्राचार भी इन व्यापारी वर्ग ने शुरू किया था। और अब एक ये काफ़ी बड़ा निर्णय हुआ है कि जो ट्रेड लाइसेंस वाला जो नियम है उसको सरकार ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। हम बात करेंगे इस पूरे मामले को, चूँकि अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस पूरे मामले की अगुवाई की थी, कई स्तर पर बातचीत, और ये कहें कि इस पूरे मामले को लेकर जो व्यापारिक वर्ग का जो एक आक्रोश था उसको जाहिर किया था। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयोजक नीतीश गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं और वही रवि इस पूरे मामले पर काफ़ी बारीकी से बात कर पाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो ये फैसला है सरकार का, जो व्यापारी वर्ग है वो किस तरह से देख रहा है उसको? देखिए, सरकार ने जिस तरह से इस पर्टिकुलर टैक्स को लाया था, ये पूर्ण रूप से एक नया तरह का टैक्स सरकार लाने की और थोपने की कोशिश कर रही थी। नो डाउट हमें हमारे मेयर और सांसद ने और साथ में जितने भी दूसरे जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया। और उसके साथ में हमारी जो बातें हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के पास पहुंचाई। इस टैक्स को केवल स्थगित किया है उन्होंने, इस टैक्स को रोल बैक नहीं किया है, सिर्फ स्थगित किया है। तो ये चीज़ हमारे लिए अभी कुछ समय के लिए ये हमें सांत्वना देती है, या कहना चाहिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम इस टैक्स के बारे में बात करें तो टैक्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। ये टैक्स जो है पूरे मध्य प्रदेश में लगाया गया था, जिसको कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना था। जैसे कहीं पर नगर निगम है, कहीं नगर पालिका है, कहीं नगर परिषद है। साथ ही में इसको 4 अलग अलग सेक्टर्स में लगाने की कोशिश कर रहे थे सरकार। सबसे पहली है रोड की चौड़ाई। जैसे अगर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी शहरों में जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, तो वहाँ पर रोड की चौड़ाई 7.5 मीटर से कम, 7.5 से 15 मीटर और 15 मीटर से ऊपर, तो उसके ऊपर अलग अलग टैक्स आरोपित किए थे। 4 रुपये पर स्क्वायर फीट, 5 रुपये पर स्क्वायर फीट, 6 रुपये पर स्क्वायर फीट। सेकंड केस इन्होंने लाया था कि अगर आपके यहाँ पर बड़ी रोड नहीं है तो क्या आप किसी मोहल्ले में दुकान है, क्या आपकी किसी कॉलोनी में दुकान है, क्या आपकी किसी बड़े बाजार में दुकान है, उसमें भी उन्होंने अलग अलग तरह से टैक्स आरोपित किया था। तीसरा उन्होंने टैक्स आरोपित किया था कि आप गुमटी में बेच रहे हैं या छोटी सी अस्थायी दुकान में बेच रहे हैं। और चौथा इन्होंने जो पहली बार सरकार ने इसको लाया है वो लाया है कि अगर कोई आदमी छोटे से 3 पहिए रिक्शे में या किसी भी पिकअप वैन में भी अपनी दुकान चलाता है या घर घर जाकर उसको माल बेचता है तो उसको भी इस ट्रेड लाइसेंस में ले आए थे। ये ट्रेड लाइसेंस बहुत ही गलत तरह से सरकार हमारे बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं
कि ऑलरेडी सरकार को ट्रेड लाइसेंस के नाम पर 1000 रुपये पर ईयर हम सालों से देते आ रहे हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग जीएसटी और इनकम टैक्स में सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा टैक्स शामिल करके दे रहा है। अगर हम सिर्फ नगर निगम के लेवल पे आते हैं कि हमारे शहर के लेवल पे आते हैं तो आज भी हम उनको व्यावसायिक प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। वो प्रॉपर्टी टैक्स आज हमारा जो जा रहा है वो करीब 13 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट व्यावसायिक तौर पे हम उन्हें दे रहे हैं। किसी भी तरह का कोई बाइफर्केशन नहीं है। उसके बावजूद भी आप 3 रुपये से लेके 6 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का अगर आप टैक्स ला रहे हैं तो करीब 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा जो आप कर आरोपित करना चाह रहे हैं, उसकी कैसे आप गणना करेंगे और कैसे आप उस टैक्स को संग्रहित करके और आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में सरकार का सबसे पहले कोई भी उन्होंने एसओपी जो बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर वो जारी नहीं था। दूसरी तरह से पहले ही व्यापारी आज की तारीख में जो छोटा व्यापारी है वो बहुत सारे अलग अलग टैक्सों से दबा हुआ है। उस मामले में आप प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं एक टैक्स एक नेशन, तो उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हैं नए नए टैक्स आरोपित करते हुए। तो ये टैक्स गलत था जिसे कि हमने अलग अलग तरह से सरकार को समझाया और सरकार ने हमारी बात को सुना। हम ये चाहते हैं कि टैक्स को जिस तरह से स्थगित किया है तो केवल ये आने वाले चुनाव के लिए स्थगित न करें, उसे पूर्ण रूप से खत्म करें, तो उससे ही सभी व्यापारी वर्ग का फायदा होगा। तो रवि, इसको सीधी भाषा में समझा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने हर स्तर का जो व्यापार था उसको कहीं ना कहीं उस पर टैक्स लगाने की कोशिश इस पूरे ट्रेड लाइसेंस अधिनियम के जरिए की थी। चाहे आपकी दुकान मुख्य सड़क पर हो या फिर गली में हो, या आपकी दुकान छोटी हो या फिर बड़ी हो, है ना, हर तरह से कहीं ना कहीं उसे टैक्स के दायरे में लाने की जो कोशिश थी वो सरकार की थी। और फिलहाल इसी को लेकर जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी बड़े स्तर पर सरकार के विरोध में खड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उसका एक फ़ायदा अभी ज़रूर मिला है। हालांकि ये जो फ़ायदा है वो फौरी तौर पर ही कहा जाएगा कि फ़िलहाल सरकार ने इसे स्थगित किया है, लेकिन संभावना ये भी है कि सरकार आने वाले दिनों में इसे दोबारा से लागू करे या फिर इसे नए कुछ स्वरूप में लागू किया जा सकता है। लेकिन वो नया स्वरूप क्या होगा ये भी एक देखने वाला विषय होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी व्यापारी वर्ग ने थोड़ी सी राहत की सांस ज़रूर ली है कि इसको स्थगित किया गया है। लेकिन चूँकि जैसा नीतीश गुप्ता जी ने बताया कि केवल स्थगित करना ही उनकी मंशा नहीं है, इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए या फिर इसका स्वरूप इस तरह से किया जाए कि उसमें जो व्यापारी है, व्यवसायी है, उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उसके ऊपर खासतौर से टैक्स का जो भार है वो ना पड़े। यानी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 50,000 रुपए तक का टैक्स का जो भार है वो इन व्यापारी वर्ग पर लगने वाला था और ये काफ़ी ज़्यादा रकम होती है, काफ़ी ज़्यादा राशि होती है टैक्स के रूप में अगर हम बात करें। रवि सर, ये जो पूरा मामला आया है इसको आपने काफ़ी कई स्तर पर उठाया था। आपने इंदौर से ये पूरे मुहिम जो है वो शुरू हुई थी और अब इसका फ़ायदा पूरे मध्य प्रदेश को मिला है। किस किस से मुलाकात हुई थी और उसमें सरकार का जो तर्क आया था सामने वो क्या था उसमें? सर देखिए, सबसे पहले हमने हमारे लोकल प्रतिनिधि, सबसे पहले हम अपने मेयर से मिले, क्योंकि नगर निगम के जो सबसे आला अफसर होते हैं या आला नेता होते हैं वो नगर निगम के मेयर होते हैं। तो हम नगर निगम के मेयर से मिले थे। फिर हमने नगर पालिका में हमने यहाँ पर अपने आयुक्त महोदय से मुलाकात की। उसके साथ ही हमने अपने जितने भी विधायक हैं, हमारे 8 विधायक से हमने मुलाकात की और साथ में हमने अपने सांसद श्रीमान शंकर लालवानी जी से बात करी। इन सभी को हमने पहले अपने बातों को समझाया और उन्हें समझाया कि किस तरह से आप एक अलग तरह का कर आरोपित कर रहे हैं। जब उन्होंने हमारी बात को समझा तो उनके ही साथ में हम ले जाकर इसके बाद में हम अपने कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और साथ में शंकर लालवानी जी के थ्रू हम हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी चौहान साहब से मिले हैं। यानी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। हाँ, करीब 3 दिन में हम इतने सारे आला अफसरों से मिले, इतने सारे आला अफसरों से अलग अलग तरह से बात करी और साथ ही में केवल नेताओं से बात नहीं करी, हमने अफसरों को भी समझाने की कोशिश करी जिन्होंने कि इस पर्टिकुलर प्रारूप को जामा पहनाया था। उनको भी हमने समझाने की कोशिश करी कि आप 1000 रुपये के टैक्स को 50,000 रुपये तक ले जा रहे हैं तो हम किस तरह पढ़ रहे हैं। तो उस तरह से उन्होंने भी हमारी चीज़ को समझी और उसके आगे हमने काम किया है। नीतीश जी, अभी फिलहाल सरकार ने ये जो नया ट्रेड लाइसेंस है इसको स्थगित किया है और पुरानी जो पद्धति है वो लागू की है। पुरानी पद्धति के हिसाब से आप लोगों को कितना आर्थिक भार आ रहा है उसमें? पुरानी पद्धति के हिसाब से हर साल हमें 1000 रुपये का लाइसेंस रिन्यू करना रहता है, वो भी ऑनलाइन रिन्यू होता है। जब हम प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ ही एक ट्रेड लाइसेंस 1000 रुपये का
फीस रहती है, जिसे कि हम सीधे ही नगर निगम की साइड के ऊपर भरते हैं। वो आज से नहीं, पिछले 12 साल से हम कर रहे हैं। तो उसके लिए वो कोई हमारे लिए नया काम नहीं है, नहीं उसके लिए कोई नए तरह का हमारे पास अफसर आके हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह से सर्वे करेगा, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 1000 रुपये की ट्रेड लाइसेंस है, ये सभी तरह के दुकानदारों के लिए एक स्वरूप, एक समान टैक्स है, जिसको कि हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। और इतने सालों से हर व्यापारी उसको खुशी खुशी दे रहा है। यानी इसमें इस तरह का वाइफर्केशन नहीं है कि आपकी दुकान है, आपका प्रतिष्ठान है, वो मुख्य सड़क पर है, कितने चौड़ी सड़क पर है या गली में है या कहीं भी चला रहे हैं। केवल जो गुमास्ता लाइसेंस जिसको बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस, वो अगर आप ले लेंगे नगर निगम से 1000 रुपये देकर, तो आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि स्थगित किया है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को एक बार फिर से खड़ा होना पड़ेगा अगर सरकार दोबारा से इसे लागू करने की कोशिश करती है तो? देखिए, प्रभु से इच्छा और साथ ही में हमारे जितने भी नेताओं से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े। किंतु जो हम देख सकते हैं हर साल, उसके लिए ये है कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव भी विधानसभा के ड्यू हैं और साथ में हमारे लोकसभा के भी चुनाव अगले मई में ड्यू हैं। तो करीब करीब हमें अगले 1 साल तक इस लड़ाई को लड़ना नहीं पड़ेगा। किंतु हमारी इस आपके DJN न्यूज़ के थ्रू हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको पूर्ण रूप से, फौरी रूप से ना करें, पूर्ण रूप से इसको हटा दें। और जो आपका टैक्स कलेक्शन दूसरी तरह से आ रहा है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह की तरह से आ रहा है, उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो अच्छे से आप उसको इकट्ठा करेंगे तो सरकार को, नगर निगम को जितना रेवेन्यू चाहिए उतना पूरा मिलेगा। साथ ही में आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट PPP मॉडल पे बहुत सारे काम कर रही है। हमारा कमलापति स्टेशन भोपाल के अंदर, उसको PPP मॉडल पे बनाया है और वो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है। तो उसी तरह से आप इंदौर मेट्रो भी जो ला रहे हैं, जहाँ पर कि आपका पैसा सेंटर से आ रहा है, साथ में कुछ हमें नगर निगम को भी वहन करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो उसको कुछ PPP मॉडल से आप उसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि जनता के ऊपर वो भार ना आए। आखिरकार आप भी जानते हैं कि व्यापारी अपनी जेब से देने की जगह वो चीज़ एंड कस्टमर से उससे ही लेता है। तो आप क्यों वो भाव को बढ़ा रहे हैं? ऑलरेडी महंगाई अपने चरम स्थिति पर है, तो हम उसको और न बढ़ाएं, हम उस चीज़ को वहीं पर ही कंट्रोल रखें। ये हमारी आपसे विनम्र गुजारिश है। तो रवि, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई अधिनियम लागू होता है, इस तरह का अगर टैक्सेशन इन व्यापारी वर्ग पर थोपा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो बढ़ी हुई रकम है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे टैक्स बढ़ता है तो उसकी भरपाई जो है वो सीधे सीधे जनता से होगी, नहीं एक बार फिर से जनता के ऊपर ही ये भार आना है। कहने को ये व्यापारी वर्ग पर लगाया हुआ टैक्स है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका जो वहन है वो जनता ही करेगी। जाहिर सी बात है सर कि ये जो अगर इस तरह का टैक्स अगर लागू होता है तो आम जनता के ऊपर ही भार बढ़ेगा। अलग अलग तरह से उनको भी जो ये कहें कि भाव में ये कहें कि ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, आखिरकार जब भी कोई भी प्रोडक्ट रहता है या कोई भी कमोडिटी रहती है, उसकी कॉस्ट सभी खर्चों को जोड़ने के बाद में ही आती है। आप अलग अलग तरह से अलग अलग मद में टैक्स लगाते जाएंगे तो वो चीज़ें उसकी कॉस्ट को, कास्केडिंग इफेक्ट जो थी, पहले आपने देखा होगा GST के पहले से एक्साइज अलग, सेल टैक्स अलग, तो एक टैक्स पर टैक्स लगता था। तो आज की तारीख में एक नया मद का आपने टैक्स लगा दिया तो वो टैक्स दूसरे टैक्सों को भी बढ़ाते रहेगा। साथ ही व्यापारी के पास आज की तारीख में ह्यूमन मैन पावर, जिसको कि आदमी की कमी है, उसको ऑलरेडी GST के इतने रिटर्न्स भरना है, सेल टैक्स के रिटर्न्स भरना है, उसको अपना प्रॉपर्टी टैक्स देना है, तो आज उसके पास वैसे ही आदमियों की कमी है। अगर आप एक नए मद का नया टैक्स लगा देंगे, जिसके के लिए कि सरकार एक नया सर्वे करेगी और उसके हिसाब से आपको टैक्स आरोपित करती रहेगी, तो उसके बाद में आप कितना उलझते जाएंगे। मतलब व्यापारी व्यापार करे कि व्यापारी सिर्फ टैक्सों को ही अपने आदान प्रदान करते रहे और सरकार को लेके देते रहे। तो हमारा ये कहना है कि एंड ऑफ द डे पे आम जनता के ऊपर आप भार को कम करें, अलग अलग मद में टैक्स की जगह पर एक ही टैक्स में चलते रहें, और साथ में इस तरह के जो टैक्स हैं ये सरकार की थोड़ी सी तानाशाही दिखाती है। तो उसको थोड़ा सा अगर हम अलग हटके काम करेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है। आप आज देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े रूप में आ रहा है, किंतु अगर इस तरह से अगर आपने अलग अलग तरह के ऐसे ऐसे टैक्स लगाए हैं तो उससे जो मेन इन्वेस्टर्स हैं वो भागते जाएंगे और हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की जगह और दिक्कत में आते जाएंगे।
यानी सीधा सीधा रवि इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि हम एक तरफ बाहरी इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर पहले से उनकी इंडस्ट्रीज है, व्यवसाय है, अगर उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऊपर से उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लादा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये एक नाइंसाफ़ी कही जाएगी। बाहर वाले जो लोग आ रहे हैं, बाहर के जो बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएँ सरकार दे रही हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उनके लिए उन्होंने नई बनाई और नई भी इस तरह से बनाई कि उनके अनुकूल सारे जो नियम हैं वो इन इन्वेस्टर्स के अनुकूल बनाए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर पहले से इतने सालों से व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसके ऊपर इस तरह का टैक्स लगाना कहीं ना कहीं ये कहें कि काफ़ी गलत होगा। और कहीं ना कहीं यही एक बात थी जो इस व्यापारी वर्ग, इस प्रदेश के जो व्यापारी वर्ग है उसको आहत कर रही है कि इतने सालों से जो ये कहें कि इस प्रदेश को सींचने में, इस प्रदेश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है व्यापारी वर्ग, व्यवसाय वर्ग जो है, उसके साथ में इस तरह से सरकार जो है वो उसको अतिरिक्त उसके ऊपर टैक्स लादा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका जो भार है वो आम जनता पर भी पड़ेगा। राहुल जी, मैं जानना चाहूंगा कि व्यापारियों जी। का लगातार इस नए नियम को लेकर विरोध था, अभी स्थगित किया गया है। यदि ये नियम फिर से लागू किया जाता है तो क्या व्यापारियों ने अपनी तरफ से कोई सुझाव भी भेजे हैं इसमें कोई बदलाव करने के लिए नए नियम के तहत? नीतीश जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है। चूंकि आपकी इतने टाइम से लगातार चर्चाएं चल रही थी, सरकारी स्तर पर चली थी जनप्रतिनिधियों से, क्या आपने इसको लेकर कोई वैकल्पिक कोई सुझाव दिए हैं या कोई सजेशंस हैं वो सरकार तक पहुंचाए थे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे सजेशन दिए? देखिए सर, जिस टैक्स के लिए हम किसी भी तरह से हाँ नहीं कर रहे थे, जिस टैक्स को हमने गलत टैक्स माना था, तो उसके लिए हमारा कोई वैकल्प नहीं है। हमारा एक ही चीज़ था सरकार से शुरू से आखिरी तक कि हमें ये टैक्स नहीं चाहिए। हमने उसके लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी भी बना ली थी। शनिवार को, पिछले शनिवार को जब भी हमको ये मालूम पड़ा था इस नए टैक्स के बारे में, तो हमने ऑलरेडी आज 26 तारीख गुरुवार को एक मीटिंग भी कॉल कर ली थी। जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं, अहिल्या चैम्बर के अंडर में करीब 110 अलग अलग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश में हैं, जो कि हम जिनका आगे सम्मान रखते हैं और साथ में हमारे चलते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक मीटिंग बुला ली थी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम ये पूरे के पूरे प्रदेश के अलग अलग टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाते, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ में करते और फिर हम मुख्यमंत्री जी के साथ में एक मीटिंग करते सभी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की। हमारे लिए कोई भी विकल्प नहीं है। हम ये जो ट्रेड लाइसेंस है 1000 रुपये का है, हम सरकार के साथ हैं, किंतु अगर कोई नए तरह का टैक्स आ रहा है तो हम उसके पूर्ण रूप से अगेंस्ट है। वैकल्पिक कोई टैक्स हमें नहीं चाहिए। यानी उम्मीद की जा सकती है कि आपको दोबारा से आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इन केस अगर सरकार इसे वापस लागू करती है तो फिर कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तैयार की है? अगर सरकार हमें किसी कारण से नए तौर से वापस इस टैक्स को लेके आती है या किसी और प्रारूप में हमें ये देती है, तो उसके लिए हम वापस एक बार हमारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन हैं इंदौर में, उनको वापस हमको एक बार कॉल करना पड़ेगा। उनसे हमें समझना पड़ेगा कि व्यापारी को किस लेवल की कहाँ पर दिक्कतें आने वाली है। उसके बाद में ही हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है अगले 1 साल के लिए तो सरकार ये ऐसा रिस्क लेने वाली नहीं है। तो रवि, काफ़ी सुलझे हुए विचारों के साथ में व्यापारिक जो व्यवसायी संगठन है वो इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। सरकार के सामने उन्होंने स्पष्ट तौर पर किया था कि इस तरह का जो ट्रेड लाइसेंस है, नियम है, अधिनियम है, जो टैक्सेशन नया लागू किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और उससे केवल आर्थिक भार बढ़ेगा। खास तौर से व्यापारिक वर्ग जो है, जो पहले से ही कई तरह के टैक्स चुका रहा है, खासतौर से इनकम टैक्स की अगर बात करें, जीएसटी रिटर्न की बात करें, एक काफ़ी बड़ा मैन पावर उनका भी लगता है, क्योंकि ये भरना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है, नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, टैक्सेशन नियम संबंधित जो जानकारी होना चाहिए वो काफ़ी आवश्यक है। तो ऐसे में जो मेन पावर है, जो इनके यहाँ पर व्यापार व्यवसाय में जो अकाउंट संभालते हैं, उनको भी अभी तक जीएसटी समझने में इतना समय लग गया है। ऐसे में अगर ये नया टैक्स और लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे वही एक बार इनके सामने समस्या आएगी कि पहले उस नियम को समझें और फिर टैक्सेशन में एक अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो बातें हैं वो व्यापारिक वर्ग को उससे चिंतित थे और यही कारण था कि सरकार के सामने एक बार इन लोगों ने मोर्चा खोला और फिर तमाम स्तर पर बात की। अधिकारी वर्ग से लेकर जो राजनेता हैं उनसे तमाम तरह की बात करी, अपनी बात बिल्कुल विस्तार से रखी और जो परेशानियां और जो ये कहें कि व्यापार और व्यवसाय के विरुद्ध जो परिस्थितियां बन रही थी उसको समझाया और उसके चलते ही ये एक बड़ा निर्णय हुआ है कि अब
फिलहाल सरकार ने इस ट्रैक को फिलहाल के तौर पर स्थगित कर दिया है। जैसा कि आपने बताया कि व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस में जो बदलाव किए गए हैं, इसके पहले जीएसटी भी जब लागू किया गया था, लगातार व्यापारी वर्ग से लेकर कई लोगों ने इसका विरोध किया था। इसी तरह व्यापारी ये जो ट्रेड लाइसेंस के नए नियम है उसको लेकर भी विरोध कर रहे हैं। क्या ये नियम भी अगर लागू कर दिए जाते हैं तो व्यापारी क्या लगातार इसी तरह से विरोध करते रहेंगे या फिर अपनी कोई बड़ी ताकत बताएंगे सरकार को? देखिए रवि, जैसे यही सवाल अभी हमने पूछा था नीतीश जी से, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार दोबारा से इस नियम को लाती है या ये कहें कि ये टैक्सेशन वापस से थोपा जाता है, तो चूंकि 100 से ज़्यादा संगठन अलिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में जुड़े हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश के, तो एक बार इन तमाम संगठनों से ये इसमें हर तरह के व्यापारिक संगठन जो है वो शामिल है, उन सभी लोगों से एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। जो स्वरूप सरकार के द्वारा लागू किया जाता है इस टैक्सेशन का, उसको भी समझा जाएगा और फिर इन व्यापारिक संगठनों पर कितना असर उसका हो रहा है उसके बारे में जाना जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यापारी वर्ग जो है, अलिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके अगुवाई में ये पूरा मामला जो है उसको सेटल कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर परिस्थितियां भविष्य में बनती हैं कि जो अतिरिक्त टैक्स का भार जो है वो इन व्यापारियों पर, व्यवसायियों पर लादा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से व्यापारी वर्ग जो है वो आंदोलन की राह पर नज़र आएगा और आने वाले दिनों में इसको लेकर कई सारे ये कहें कि जो संवैधानिक तरीके हैं वो भी देखने को मिलेंगे विरोध जी। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद और नीतीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि शिवराज सरकार ने ट्रेड लाइसेंस के नए नियम को स्थगित कर दिया है। फिलहाल अभी इसे बदला नहीं गया है, फिलहाल स्थगित किया गया है। व्यापारियों की इसमें जीत मानी जा रही है। अभी ये भी हो सकता है कि ये नियम फिर से लागू किया जा सके, पर फिलहाल इस नियम को स्थगित किया जा चुका है। नए नियम के तहत व्यापारियों से लेकर आम व्यक्ति तक को इसमें कई तरह के जो थे नुकसान बताए जा रहे थे व्यापारियों की ओर से। अगर व्यापारी पर भार बढ़ता है तो आम लोगों पर भी भार बढ़ेगा। तो ऐसे के साथ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए डीजीआना न्यूज के साथ।